लेडी वेंजेंस एक 2005 की दक्षिण कोरियाई मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पार्क चान वू ने किया है। मिस्टर वेंजेंस 2002 और ओल्ड बॉय 2003 के लिए सहानुभूति के बाद ये फिल्म पार्कस वेंजेंस ट्रिलॉजी में तीसरी और अंतिम किस्त है। इसमें ली यंग ए को ली ग्यूम जे के रूप में दिखाया गया है, जो एक हत्या के लिए सजा काटने के बाद जेल से रिहा हुई महिला है जिसे उसने नहीं किया था। फिल्म उसे असली कातिल से बदला लेने की कहानी के बारे में बताती है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ली होता है, जिसने 13 साल पहले जब उसकी उम्र 19 साल होती है तब वो 5 साल के एक बच्चे को जिसका नाम वनमू होता है उसे मारना था, जिस वजह से वो पिछले 13 साल से जेल में होती है। उन दिनों ये केस काफी चर्चा में था। कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि ली जैसी छोटी और शांत लड़की किसी का खून कर सकती है। ली बहुत खूबसूरत भी होती है और पता नहीं क्यों ली का स्टाइल उन दिनों काफी चर्चा में था। उसने अपना गुनाह को खुद ही कबूल किया था, इस वजह से उसे जेल भेज दिया गया। पर कुछ लोगों का अभी भी मानना था कि ऐसा वो कर ही नहीं सकती है और उसमें अभी तक एक अच्छा एंजल साइड होगा। वो खुद में रहने लगी थी। वो एक तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। पर ली से मिलने एक प्रीचर्स आया करता है जो ली को मेडिटेशन और प्रेयर करने को कहता है और उसे बताता है कि अगर वो इस सब से बाहर आना चाहती है तो वो उसे मेडिटेशन और प्रेयर ही उसके अंदर के एंजल को बाहर निकाल सकता है। कुछ समय बाद वो अपने में चेंज महसूस करने लगती है। अब वो सबकी मदद करने लगती है। वो उस जेल में एक बूढ़ी औरत की मदद करती है, अपने दोस्त को केक बनाने में और पढ़ाई में मदद करती है। अब ली को द ग्रेट प्रिजनर कहने लगा था क्योंकि वो अब लोगों को अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करने लगी थी। 13 साल बाद अब वो दिन आ गया जब उसे जेल से रिहा किया जाएगा। उसके इंतजार में वो प्रीचर कर रहा होता है। वो एक सफेद रंग का टोफू भेंट के रूप में देता है। उस सफेद रंग के टोफू का मतलब अगर वो उसे खा लेती है तब उसका बाकी का जीवन शांति और सफेद जैसे बीतेगा। ली उस टोफू को फेंक देती है। तब प्रीचर्स को लगता है कि ये बस दिखावा कर रही है। वहां से ली अपने दोस्त किम से मिलने चले जाती है जो कुछ साल उसके साथ जेल में रही थी। उसकी वो दोस्त उससे काफी प्रेरित थी। किम बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि ली उससे मिलने आती है। अब वो दोनों एक प्लान के बारे में बात करने लगते हैं और ली उसे बताती है कि ये प्लान 13 साल पहले से ही शुरू हो गया था। वो सब सो जाते हैं। तब ली को एक सपना आता है जो कि उसे हमेशा आता ही रहता है कि वो एक स्लेज पर एक इंसान को अपनी ओर ढकेलती है। उसका शरीर कुत्ते का और मुंह एक इंसान का था और वो उसे फिर गोली मार देती है और मुस्कुराने लगती है। अगले दिन वो योनमू के पेरेंट्स से मिलने जाती है। वो उनसे माफी मांगती है और न माफ करने पर अपना एक हाथ की उंगली को काटने लगती है जब तक वे लोग उसे माफ न कर दें। योनमू के पेरेंट्स तुरंत एम्बुलेंस को फोन करते हैं और उसे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होता है जहां उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तब वे एक केक की दुकान में काम करने लगती है। अगले दिन वे अपनी एक और दोस्त यूसू से मिलने जाती है। ये भी एक ली के साथ ही जेल में थी जिसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चोरी के जुर्म में जेल पर किया गया था। वे जेल में बार बार बेहोश हो जाती थी क्योंकि उसकी किडनी खराब हो चुकी थी। ली उसे अपनी एक किडनी डोनेट करके उसकी जान बचा लेती है। इस वजह से यूसू उसका जीवन भर के लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। अब वे दोनों भी उस प्लान के बारे में बात कर रही होती हैं और ली उन सबको एक बुक देती है जिसका वे सारे पेपर्स को एक एक करके दीवार पर पिन करने लगते हैं, जिसमें एक बंदूक का ब्लूप्रिंट होता है जिसे उस बुढ़िया ने उसे दिया होता है। वे यूसू और उसके बॉयफ्रेंड को उसे बनाने को कहती है
ली अपने एक और दोस्त से मिलने जाती है, यही जिसका नाम सूही होता है। वे भी उसे जेल में ही मिली थी, जिसे ली ने उसे उस लड़की से बचाया था जो उसे बहुत परेशान करती थी और उसके साथ सेक्सुअल टॉर्चर करती थी, जिस वजह से वो भी ली की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ली उसे एक ड्राइंग देती है और उसे एक स्कल्पचर बनाने को कहती है। यूसु को भी उस प्लान के बारे में सब पता होता है। अब हम अगले सीन में ये देखते हैं कि ली की दुकान पर एक आदमी आता है जो उसे पहचान लेता है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव होता है जिसने ली के केस को हैंडल किया था। उस डिटेक्टिव को भी यही लगता था कि उसी ने ये खून नहीं किया है, क्योंकि वो जो भी बात बताई थी वे घटना के साथ मिल ही नहीं रही थी। जैसे उस छोटे बच्चे के पास एक मार्बल होता है, वो डिटेक्टिव उस मार्बल के बारे में पूछता है। ली कुछ बोल ही नहीं पाती। डिटेक्टिव उससे उस दिन जो हुआ था वैसे ही एक्ट करने को बोलता है, पर वे भीड़ में किसी को देखकर बता रही थी, जो कि फिर से देखने में कुछ अजीब लग रहा था। और उसे सजा मिलनी ही थी क्योंकि उसने सबके सामने जुर्म को कबूल किया था। अब हम ली को एक अडॉप्शन सेंटर में देखते हैं, जहां उसे एक लड़की के बारे में पता करने को जाती है। और उस सेंटर का एक रूल होता है कि वे किसी की डिटेल्स किसी अनजान को शेयर नहीं कर सकती। इस वजह से उसे वहां से कुछ भी पता नहीं चल पाता। ली किसी और को नहीं बल्कि अपनी बेटी को खोजने जाती है। वो जब 18 साल की होती है तब वो अपने बॉयफ्रेंड से संबंध बना लेती है, जिसका फल स्वरूप वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात उसके पेरेंट्स को पता चलते हैं, वो उसे अपनाने से मना कर देते हैं और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे अपनाने से मना कर देता है। उसे कुछ नहीं सोचता और तब वे अपने एक टीचर के पास जाती है जिसका नाम मिस्टर बीक होता है। वे ली को अपने घर रखने को तैयार हो जाते हैं, पर वे उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने को कहते हैं। ये टीचर और कोई नहीं बल्कि वही होता है जिसने उस भीड़ में ली से अपने हाथों की मदद से बताया था कि उसे पुलिस के सामने क्या कहना है। ली के जेल जाने के बाद उसकी बेटी को एडॉप्शन सेंटर भेज दिया जाता है, जहां उसे एक विदेशी पेरेंट्स अडॉप्ट कर लेते हैं। वे उस एडॉप्शन सेंटर में चोरी छिपे घुस जाती है और उसे अपनी बेटी की इंफॉर्मेशन निकालने लगती है। वे पाती है कि उसकी बेटी जो अब 13 साल की है, उसका नाम जेनी है और अब वो ऑस्ट्रेलिया में अपने नए अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ रहती है। ली अपने केक शॉप में जाती है और अपने मालिक मिस्टर चंग से 3 महीने की सैलरी एडवांस में मांगती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती थी और उसके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। मिस्टर चंग पैसे देना चाह तो नहीं रहे थे, पर जब ली अपना बैंक बैलेंस दिखाती है तब वो उसे पैसे देने के लिए मान जाते हैं। अब ली अपने को-वर्कर्स सीक के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है और उसे अपने बारे में सब बताने लगती है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया है, बल्कि मर्डर तो मिस्टर बीक ने किया है। हाँ, वे दोनों ने मॉल कर पहले उस लड़की को किडनैप किया था, जिसके लिए ली राजी नहीं थी, पर वे उसका माइंड वॉश कर दिया था। उसने बता दिया था कि वे बस उस लड़की के माता पिता से पैसे लेंगे और उसे छोड़ देंगे, और उस बच्चे के ज्यादा रोने की वजह से वो उसका मर्डर कर देता है और बच्चा न मिलने पर उस बच्चे के पेरेंट्स पुलिस केस कर देते हैं, जहां उस बच्चे के दोस्त से पता चलता है कि वे बच्चा आखिरी समय पर एक लड़की के साथ था। पुलिस उस लड़की को खोजने लगते हैं। इन बातों से अनजान ली अपनी बेटी के साथ एक खुशी भरा जीवन जी रही थी। एक दिन जब ली बाहर जाती है और जब वे घर लौटते हैं तब वे देखते हैं उसके घर में उसकी बेटी नहीं है। तभी मिस्टर बीक उसे कहते हैं कि उसे उस बच्चे की मौत का जुर्म कबूल करना होगा, वरना वे उसकी बेटी को मार देंगे। इसी वजह से उसे उस जुर्म को कबूल करना पड़ता है। ली अगले दिन अपनी बेटी को मिलने ऑस्ट्रेलिया जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, पर फिर वो अपनी माँ को देखकर वो अपनी माँ के साथ जाने को तैयार हो जाती है।
वे दोनों सियोल आ जाते हैं। इधर ली अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करती है। वे जाकर अपना गन भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वे एक लड़की से मिलती है जिसका नाम पार्क होता है। वे भी उसे जेल में ही मिली थी और उसे भी ली ने वहां मदद की थी। पार्क मिस्टर बीक की बीवी थी, पर वो उससे बिल्कुल खुश नहीं थी। ये सब बातें एक इंसान इन सब पर नजर रख रहा था और वे सीधे मिस्टर बीक को जाकर ये सारी बातें बता देता है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वो प्रीचर्स था, जिसे लगता था कि ली अब एक एंजल बन चुकी है। मिस्टर बीक 2 गुंडों को बुलाता है और ली को मारने को कहता है और अपनी बीवी को जल्दी घर आने को कहता है। वे दोनों गुंडे ली को बहुत मारते हैं, पर ली अपनी बंदूक से उन दोनों को मार देती है। उधर हमें ये दिखाया जाता है कि पार्क को मिस्टर बीक एक चेयर में बांध दिए होते हैं और उसके मुंह से बहुत सा खून बह रहा होता है। अचानक मिस्टर बीक बेहोश हो जाते हैं क्योंकि पार्क ने उस खून में बेहोशी की दवा मिला दिया था। अब ली अपनी बेटी और मिस्टर बीक को साथ में कहीं दूर एक घर में ले आती है। वे अपनी बेटी, जो वो इसलिए लाती है क्योंकि उसे जानने का पूरा हक है कि वे किस वजह से उससे दूर रही। बीक सारी बातें बताती है और तब उसकी बेटी आकर अपनी माँ से गले लग जाती है। उधर जब ली बीक को मारने जा रही होती है, वे देखती है कि उसके पास कुछ खिलौने हैं जिसमें वे मार्बल्स भी होते हैं। उसे याद आती है कि डिटेक्टिव उसी मार्बल के बारे में उससे पूछ रहा था। ली मिस्टर बीक के दोनों पैरों में गोली मारती है। उस मार्बल के साथ कुछ और भी खिलौने होते हैं। ली उस डिटेक्टिव को फोन करके ये सारी बातें बताती है। तब डिटेक्टिव ली से कहता है कि उसे जंगल में 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। घर की अच्छे से तलाशी करने पर उसे कुछ वीडियो टेप मिलता है, जिसे वे सब जब देखते हैं तब वे पाते हैं कि वे टेप किसी बच्चे को किस तरह मारा गया वे बताता है। ली उन सब के पेरेंट्स को फोन करके उस घर में बुलाती है और कहती है कि अगर आपके बच्चों के कातिल को आप मारना चाहोगे या उसे पुलिस को देना चाहोगे। सब उसे मारने को राजी हो जाते हैं। ली सबको बहुत सी पॉलीथिन्स देती है और उसे जमीन पर बिछाने को कहती है और अगर उन सबको एक रेनकोट जैसा कपड़ा पहनाने को देती है और सबको एक एक करके मिस्टर चैंग को टॉर्चर करते हैं। जब उसकी मौत हो जाती है तब वो उन सभी को जंगल में गड्ढे में डालने को कहती है ताकि सारे सबूत मिट जाएं और फिर वे लोग साथ में एक ग्रुप फोटो लेते हैं ताकि कोई भी एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगा सके और वे सब ली की दुकान में जाकर अपने रिवेंज का सेलिब्रेशन करते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।